हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैवलियर पोइट्स के बारे में। 17th सेंचुरी में एक पोइट्स का ग्रुप हुआ करता था जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे और ये बेसिकली कोर्टली पोइट्स थे। कोर्टली पोइट्स का मतलब हो गया कि ये जो पोइट्स थे ये कोर्ट के बारे में लिखा करते थे और बेसिकली ये वो लिखते थे जो किंग चार्ल्स फर्स्ट को पसंद आता था। किंग चार्ल्स फर्स्ट जो पसंद करते थे या उनको जो पसंद आएगा ये वो चीज़ लिखते थे। ये वो पोइट्स थे जो इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे। इंग्लैंड में सिविल वॉर के टाइम पे किंग और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किंग को तो कैवलियर पोइट्स सपोर्ट कर रहे थे और जो कैवलियर पोइट्स थे वो कोर्ट और किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में लिखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किंग के सपोर्ट में आए। और जो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो थे प्यूरिटन्स। और जो कैवलियर पोइट थे ये लोग मेनली लव, यूथ, ब्यूटी, कार्पेडियम, कोर्टली और एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के बारे में लिखा करते थे। मैं सिंपल वे में कहूँ तो इनका मेन फोकस था कि लाइफ को एंजॉय करो, लव को एंजॉय करो और जो मोमेंट अभी है उसे वेस्ट मत करो। मतलब जो इनकी मेनली पॉइंट्स है उसके अंदर हमें कार्पेडियम की थीम देखने को मिलेगी। कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे, मतलब अपने प्रेजेंट को जियो, फ्यूचर की चिंता मत करो, आज में जियो बस। इनकी पॉइंट्स में हमें यूथ और ब्यूटी की भी थीम देखने को मिलती है। इनका मानना था कि जो यूथ और ब्यूटी होती है ये टाइम के साथ साथ खत्म होती जाती है। अगर हम कैवलियर पोइट्स की बात करें तो उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू और सन जॉन सकलिंग। अब हम देखने वाले हैं कि कैवलियर का मतलब क्या होता है। कैवलियर वर्ड ओरिजिनली फ्रेंच वर्ड कैवलियर से रिलेटेड है जिसका मीनिंग होता है हॉर्समैन। लेकिन 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में कैवलियर एक पॉलिटिकल टर्म बन के रह गया था। जो लोग सिविल वॉर के टाइम में किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे उनको कैवलियर के नाम से जाना जाने लगा और जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे उनको राउंड हेड्स के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम बात करें कि कैवलियर पोइट्स कौन थे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैवलियर पोइट्स में नाम आता है रॉबर्ट हेरिक का। रॉबर्ट हेरिक का एक फेमस पोइम्स का कलेक्शन है जिसका नाम है हेस्पेराइड्स और इनकी एक फेमस पोइम भी है जिसका नाम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। इस पोइम के थ्रू जो रॉबर्ट हेरिक है उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूथ और अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहती है, इसलिए हमें प्रेजेंट की वैल्यू करनी चाहिए। अगले हमारे कैवलियर पोइट है वो है रिचर्ड लवलेस। इनकी एक फेमस पोइम है वो है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। इस पोइम के अगर मेन आइडिया की बात करें तो इस पोइम का मेन आइडिया है कि फिजिकल इम्प्रिजनमेंट के बावजूद भी एक पर्सन मेंटली और स्पिरिचुअली फ्री रह सकता है। अगले हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैवलियर पोइट है जिनका नाम है सर जॉन सकलिंग। इनकी भी एक पोइम है सॉन्ग टू सीलिया। और हमारे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैवलियर पोइट है वो है थॉमस कैरू। जो मैंने अभी आपको कैवलियर पोइट्स के नाम बताए रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरू और सर जॉन सकलिंग, इनको सन्स ऑफ बैन, ट्राइब ऑफ बैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बैन जॉनसन को अपने आइडल की तरह देखते थे। उनकी जो लिखने की टेक्निक्स थी ये उनको अडॉप्ट कर चुके थे और ये लोग बैन जॉनसन को एडमायर करते थे, तो इनको सन्स ऑफ बैन के नाम से भी जाना जाता है। ये बैन जॉनसन को एडमायर इसलिए करते थे कि क्योंकि जो बैन जॉनसन थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के प्रति बहुत लॉयल थे और वो भी किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखा करते थे। तो जो ये हमारे कैवलियर पोइट्स है ये भी किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखा करते थे, तो इनको बैन जॉनसन की जो टेक्निक थी लिखने की वो बहुत पसंद आई, तो इन लोगों को सन्स ऑफ बैन के नाम से भी जाना जाता है और सन्स ऑफ बैन को ट्राइब ऑफ बैन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने सन्स ऑफ बैन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आज का टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जहां इंग्लैंड के एक ग्रेट पोइट की लिटरेरी इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड तक पहुंच जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉटिश चौसरियंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। चौसर को हम अक्सर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन चौसर का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंग्लैंड तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि उनकी पोइट्री और उनके स्टाइल ने स्कॉटलैंड के पोइट्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया।
और इसी इन्फ्लुएंस के अंडर स्कॉटलैंड में ग्रुप ऑफ पोइट्स डेवलप हुआ जिसे हम बोलते हैं द स्कॉटिश चौसेरियंस। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्कॉटिश चौसेरियंस कौन थे। सेकंड है कि ये मूवमेंट स्कॉटलैंड में कब डेवलप हुआ। और सबसे मेन पॉइंट जो हम समझने वाले हैं वो है फेमस स्कॉटिश पोइट्स कौन थे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉटिश चौसेरियंस कौन थे। स्कॉटिश चौसेरियंस चौसर के कोई स्टूडेंट नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके स्टूडेंट नहीं थे तो कौन थे, तो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। जो स्कॉटिश चौसेरियंस थे ये चौसर के स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि स्कॉटिश चौसेरियंस तो 15th और अर्ली 16th सेंचुरी के स्कॉटिश पोइट थे। ये जो पोइट थे ये चौसर से स्ट्रॉन्गली इंस्पायर्ड थे। और एक और मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्कॉटिश चौसेरियंस ने चौसर को पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया था, बल्कि इन्होंने चौसर से इंस्पिरेशन ली थी, उनकी लिटरेरी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया था। लेकिन जो स्कॉटिश पोइट थे उन्होंने जो उनकी जो टेक्निक थी, उनकी जो इंस्पिरेशन थी, उनको स्कॉटिश कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी और आइडियाज़ के अकॉर्डिंग है ना कंबाइन कर दिया था। मतलब चौसर की इंस्पिरेशन को और स्कॉटिश कल्चर, लैंग्वेज और सोसाइटी को कंबाइन करके उन्होंने लिखा था। उन्होंने चौसर को पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया था, बल्कि अपने आइडियाज़ और अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंबाइन करके लिखा था। पर इन्होंने जो चौसर थे उनसे इंस्पिरेशन ली थी, उनकी राइटिंग स्टाइल से, उनकी लिटरेरी टेक्निक से। अब हम देखने वाले हैं कि ये मूवमेंट स्कॉटलैंड में कब डेवलप हुआ। ये जो मूवमेंट है ये चौसर की डेथ के बाद स्कॉटलैंड में डेवलप हुआ। ये 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में वहाँ पे डेवलप हुआ। स्कॉटिश पोइट्स ने चौसर की टेक्निक्स को कॉपी करने के बजाय अपने स्कॉटिश इन्वायरमेंट, सोसाइटी और रिलीजन के साथ कंबाइन किया। इस पीरियड को कभी कभी एज ऑफ द मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मेकर्स का मतलब हो गया पोइट। स्कॉटलैंड ट्रेडिशन में जो पोइट होते हैं उनको मेकर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी से अर्ली 16th सेंचुरी वाला पीरियड, इसको एज ऑफ द मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड में पोइट्स को मेकर्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट को समझने वाले हैं, वो है कि मेन स्कॉटिश चौसेरियंस कौन थे जो चौसर से स्ट्रॉन्गली इंस्पायर्ड थे और जिन्होंने चौसर की कुछ टेक्निक्स को अपनाया था और चौसर से कुछ ना कुछ सीखा था। सबसे पहले हैं जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, सेकंड है रॉबर्ट हेनरिसन, थर्ड है विलियम डनबर और फोर्थ है गैबिन डॉगल्स। अब हम बात करने वाले हैं जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड की। जो जेम्स फर्स्ट है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1394 से लेकर 1437 तक। ये स्कॉटिश चौसेरियन ट्रेडिशन के अर्ली इंपॉर्टेंट पोइट के रूप में माने जाते हैं। अगर इनके चौसर से कनेक्शन की बात करें या इनके इंग्लैंड से कनेक्शन की बात करें तो जेम्स फर्स्ट लगभग 18 ईयर्स तक इंग्लैंड में प्रिजनर के तौर पर रहे। इस पीरियड में उन्हें इंग्लिश लिटरेचर, कल्चर और चौसर की पोइट्री को समझने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो उसके अंदर शामिल है द किंग स्क्वायर। किंग स्क्वायर का मीनिंग होता है द किंग्स बुक। ये जो इनका वर्क है ये एक ड्रीम विजन है और एक लव एलेगरी है। ये एक पोइम है, ये ड्रीम विजन और लव एलेगरी पोइम है। जेम्स फर्स्ट को स्कॉटिश चौसेरियन ट्रेडिशन के फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट हेनरिसन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं कि रॉबर्ट हेनरिसन चौसर से किस प्रकार इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने कौन सा वर्क चौसर से इंस्पायर्ड होकर लिखा और कैसे लिखा। तो सबसे पहला वर्क है उनका है द टेस्टामेंट ऑफ क्रीसेड। इसका कनेक्शन चौसर की फेमस पोइम ट्रोइलस एंड क्रीसेड से है। अगर इनके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो उसका नाम है द मोरल फैबुलस ऑफ एसोप द फ्रीजियन। ये एक एनिमल स्टोरी का कलेक्शन है। ये जो कलेक्शन है इसके अंदर एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं। इसके अंदर ग्रीड, प्राइड, डिसेप्शन, हाइपोक्रेसी, सोशल इनजस्टिस को क्रिटिसाइज किया गया है। इनके अगले वर्क की बात करें तो उसके अंदर शामिल है रोबेन एंड मैकिन। ये एक पेस्टोरल लव पोइम है। अब हम बात करने वाले हैं विलियम डनबर की। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है द थ्रीसील्स एंड द रोइज। ये एक एलोगोरिकल पोइम है। अगर इनके अगले वर्क की बात करें तो उसके अंदर शामिल है लेमेंट फॉर द मैक्रीज। इनका अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस। यहाँ पे 7 डेडली सिंस को पर्सोनिफाइड किया गया है। इन्होंने 7 डेडली सिंस के बारे में बताया है। इसके अंदर वो है प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लटोनी, रथ एंड स्लोथ।
अगर इनके अगले इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो उसके अंदर शामिल है द फ्लाइटिंग ऑफ डनबर एंड कैनेडी। फ्लाइटिंग एक ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म है। इसके अंदर पोइट्स एक दूसरे को इंसल्टिंग लैंग्वेज में चैलेंज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गेविन डॉगलस की। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1474 से लेकर 1522 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये एक पोइट थे, बिशप थे और रेनेसांस ह्यूमनिस्ट थे। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो उसके अंदर शामिल है द प्लेस ऑफ ह्यूमर। ये एक एलेगोरिकल ड्रीम विजन है। ये जो वर्क है इनका, ये चौसेरियन ड्रीम विजन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस है। अगर इनके अगले इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो उसके अंदर शामिल है एनियाडोस। क्या आपने कभी सोचा है कि रोमांटिक एज में नेचर सडनली इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? क्यों पोइट्स ने किंग्स कोर्ट और आर्टिफिशियल पोइटिक लैंग्वेज को छोड़कर माउंटेन्स, लेक्स, कॉमन पीपल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को अपनी पोइट्री का सब्जेक्ट बना लिया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी को लेक पोइट्स के नाम से क्यों जाना जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक पोइट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो हमारे लेक पोइट्स है ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज से पहले हमें इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल एज देखने को मिलती है। न्यू क्लासिकल एज में जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको रोमांटिक एज के पोइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल पोइट्री के सब्जेक्ट की तो उसके अंदर आता है रीजन, रूल्स, ऑर्डर, डिडेक्टिसिज्म, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, अर्बन लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करें रोमांटिक पोइट्री के सब्जेक्ट की तो उसके अंदर आता है इमोशन, फ्रीडम, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी, नेचर, पर्सनल एक्सप्रेशन, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। इंग्लिश रोमांटिक एज में पोइट्स को 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की तो उसके अंदर शामिल थे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, रॉबर्ट साउदी और विलियम ब्लैक। जो विलियम ब्लैक थे इन्हें अक्सर प्री रोमांटिक फिगर के रूप में भी माना जाता है। अलग अलग बुक्स में हमें विलियम ब्लैक के फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे और कई बुक्स में हमें नहीं भी देखने को मिलते, तो क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग मिल सकता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के मेन फीचर्स की कि ये किस किस पे पोएम्स लिखते थे। नेचर, इमेजिनेशन, इमोशंस, चाइल्डहुड, कॉमन मैन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, ये इनके मेन फीचर्स थे पोइट्री के। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पोइट इंक्लूड है, वो है लॉर्ड बायरन, पीबी शेली और जॉन कीट। अगर इनके मेजर फीचर्स की बात करें, इनकी पोइट्री के मेजर फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर शामिल है इंडिविजुअलिज्म, रिवॉल्यूशन, फ्रीडम, लव, ब्यूटी, इमेजिनेशन, आइडियलिज्म, पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न एंड डेथ। ये इनकी पोइट्री के मेन सब्जेक्ट मान सकते हो आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं लेक पोइट्स के बारे में कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लेक पोइट्स के बारे में। जो हमारे लेक पोइट्स थे ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और इस ग्रुप में, लेक पोइट्स के ग्रुप में हमें कौन कौन से पोइट्स देखने को मिलते हैं उसके नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज और रॉबर्ट साउदी। ये तीनों इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड का एक ब्यूटीफुल रीजन है जहाँ लेक्स, माउंटेन्स, वैलीज और नेचुरल लैंडस्केप हमें देखने को मिलते हैं और यही नेचुरल इन्वायरमेंट इन पोइट्स की लिटरेरी आइडेंटिटी से स्ट्रॉन्गली जुड़ गया। अगर इनकी पोइट्री के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसके अंदर है नेचर, इमेजिनेशन, इमोशंस, ऑर्डिनरी लाइफ, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और स्पिरिचुअलिटी हमें इनकी पोइट्री में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।